अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 57 फ़िक़्ह बहार शरीअत जिल्द दोम हिस्सा 7। इसमें निकाह का बयान जारी है। आज हम निकाह के मसाइल में एक मसाला वली का बयान है, ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद के भी चंद मसाइल पढ़ेंगे, तो इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल खूब समझ आ जाएंगे। हस्बे मामूल दो हदीस मुबारक उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मसाइल फ़िक़हिया में लिखा है कि वली वो है जिसका कौल दूसरे पर नाफिज हो। वली बमाना वाली वारस इस माना कर है। वो जो वली नेक बंदा वो मुराद नहीं। जहाँ पर वली वो है जिसका कौल दूसरे पर नाफिज हो, दूसरा चाहे या ना चाहे। वली का अकिल बालिग होना शर्त है। बच्चा और मजनून वली नहीं हो सकता। मुसलमान के वली का मुसलमान होना भी शर्त है कि काफिर को मुसलमान पर कोई इख्तियार नहीं। मुत्तकी होना शर्त नहीं, फासिक भी वली हो सकता है। वलायत के असबाब 4 हैं। पहला है कराबत, दूसरा है मिल्क, तीसरा विला, चौथा इमामत। कराबत की वजह से विलायत असबाब नफ्स ही के लिए है, यानी वो मर्द जिसको इससे कराबत किसी औरत के वसातत से ना हो, या यूँ समझो कि वह वारिस के ज़वील फ़ुरूज़ के बाद जो कुछ बच्चे सब ले ले, और अगर ज़वील फ़ुरूज़ से ना हो तो सारा माल यही ले। ऐसी कराबत वाला वली है। और यहाँ भी वही तरतीब मलहूज़ है जो विरासत में मोतबर है, यानी सब में मुकद्दम कौन है? बेटा, पोता, फिर परपोता। अगरचे कई पुश्त का फासला हो, ये ना हो तो बाप, फिर दादा, फिर परदादा वगैरह हम उसूल अगरचे कई पुश्त ऊपर का हो। फिर हकीकी भाई, फिर सुतेला भाई, फिर हकीकी भाई का बेटा, फिर सुतेले भाई का बेटा, फिर हकीकी चचा, फिर सुतेला चचा, फिर हकीकी चचा का बेटा, फिर सुतेले चचा का बेटा, फिर बाप का हकीकी चचा, फिर सुतेला चचा, फिर बाप के हकीकी चचा का बेटा, फिर सुतेले चचा का बेटा, फिर दादा का हकीकी चचा, फिर सुतेला चचा, फिर दादा की हकीकी चचा का बेटा, फिर सुतेले चचा का बेटा। नहीं याद रहेगा कोई मसला नहीं, इतना याद रहे कि वली का बयान बहार शरीअत 7 में है, वहाँ से देखना है। खुलासा ये कि उस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा करीब का रिश्तेदार जो मर्द हो वो वली है। अगर बेटा ना हो तो जो हुक्म बेटे का वही पोते का है, वो ना हो तो परपोते का। और असबा के वली होने में उसका आज़ाद होना शर्त है। अगर ग़ुलाम है तो उसको वलायत नहीं, बल्कि इस सूरत में वली वो होगा जो उसके बाद वली हो सकता है। तो इसमें फिर मज़ीद तफसीलात हैं जो सारी पढ़ने की समझने की आपको हाजत नहीं है। लौंडी ग़ुलाम के हवाले से हमने सीख लिया कि वो किसी के वली नहीं हो सकते हैं। अब वली का मसला क्या होता है कि इसकी इजाज़त चाहिए होती है ना निकाह के लिए। मसला 19 है, वली अकरब गायब है, उस वक़्त दूर वाले वली ने निकाह कर दिया तो सही है, और अगर उसकी मौजूदगी में निकाह किया तो उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है। महज उसके सुकूत काफ़ी नहीं, बल्कि सराहतन जदरातन इजाज़त की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर वली अकरब मजलिस में मौजूद है तो ये भी इजाज़त नहीं, और अगर इस वली अकरब ने ना इजाज़त दी, ना रद्द किया और मर गया या गायब हो गया कि अब वलायत उसी दूर वाले वली को पहुँची, तो वो कबल में इसका निकाह कर देना इजाज़त नहीं, बल्कि अब इसकी जदीद इजाज़त दरकार है। मसला नंबर 28 में लिखा है कि एक दर्जा के चंद वली हों,
बाज़ का राज़ी हो जाना काफ़ी और अगर मुख्तलिफ़ दर्जे के हों तो अकरब का राज़ी होना ज़रूरी है कि हकीकतन यही वली है। मसला नंबर 38 है, इज़्न लेने में ये भी ज़रूरी है कि जिससे निकाह करने का इरादा हो उसका नाम इस तरह लिया जाए जिसको वो औरत जान सके। अगर यूँ कहा कि एक मर्द से तेरा निकाह कर दूँ या यूँ कि फ़लाँ कौम के एक शख्स से निकाह कर दूँ तो यूँ इज़्न नहीं हो सकता। और अगर यूँ कहा कि फ़लाँ या फ़लाँ से तेरा निकाह कर दूँ और औरत ने सकूत किया तो इज़्न हो गया। इन दोनों में जिस एक से चाहे कर दे, या यूँ कहा कि पड़ोस वालों में से किसी से निकाह कर दूँ, या यूँ कहा कि चचाजाद भाइयों में किसी से निकाह कर दूँ और सकूत किया, इन दोनों सूरतों में इन सबको जानती भी हो तो इज़्न हो गया। इनमें जिस एक से करेगा हो जाएगा और सबको जानती ना हो तो इज़्न नहीं। इज़्न लेने में मेहर का ज़िक्र शर्त नहीं है और बाद मशाइख ने शर्त बताया, लिहाजा ज़िक्र हो जाना चाहिए कि इख्तिलाफ से बचना है। और अगर ज़िक्र ना किया तो ज़रूर है कि जो महर बांधा जाए वो महर मिसल से कम ना हो, और कम हो तो बग़ैर औरत की राज़ी हुए अक़द सही ना होगा। और अगर ज़्यादा कमी हो तो अगरचे औरत राज़ी हो औलिया को एतराज़ का हक़ हासिल है, यानी जब कि किसी गैर वली ने निकाह किया हो और वली ने ख़ुद ऐसा किया तो अब कौन एतराज़ करे। मसला नंबर 45 है, लड़की का निकाह नाबालिगा समझकर उसके बाप ने कर दिया, क्योंकि नाबालिगा बच्ची का निकाह उसका बाप कर सकता है। वो कहती है मैं बालिगा हूँ, मेरा निकाह सही ना हुआ, और उसका बाप या शोहर कहता है नाबालिगा और निकाह सही है, तो अगर इसकी उम्र 9 बरस की हो और वो मुराहिका हो तो लड़की का कौल माना जाएगा। और अगर दोनों ने अपने अपने दावे पर गवाह पेश किए तो बलूग के गवाह को तरजीह है। यूँ ही अगर लड़के मुराहिक करीब बलूग ने अपने बलूग का दावा किया तो उसी का कौल मोतबर है। मसलन उसके बाप ने उसकी कोई चीज़ बेच डाली, ये कहता है मैं बालिग हूँ और बैअ सही ना हुई, इसका बाप या ख़रीदार कहता है नाबालिग है तो बालिग होना करार पाएगा जबकि उसकी उम्र इस काबिल हो। यहाँ पर एक मसला है, मसला नंबर 46, नाबालिग लड़का और लड़की अगरचे सय्यब हो और मजनून और मातूह के निकाह पर वली को विलायत अजबार हासिल है। यानी कि ये मसला जो है ना, ये वली के बयान का एक हासिल है कि ये क्या, इसका वैल्यू क्या होता है। यानी अगरचे ये लोग ना चाहें, वली ने जब निकाह कर दिया हो गया, फिर अगर बाप दादा या बेटे ने निकाह कर दिया है तो अगरचे मेरे मिसल से बहुत कम या ज़्यादा पर निकाह किया या गैर कुफ़ से किया जब भी हो जाएगा, बल्कि लाजिम हो जाएगा कि इनको बालिग होने के बाद या मजनून को होश आने के बाद उस निकाह के तोड़ने का इख्तियार ही नहीं। यूँ ही मौला का निकाह किया हुआ भी फसख नहीं हो सकता। मौला कहते हैं मालिक को, ग़ुलाम का मालिक। हाँ, अगर बाप दादा या लड़के के का सुए इख्तियार हासिल हो चुका है, मसलन उससे पेशतर उसने अपनी लड़की का निकाह किसी गैर कुफ़ फासिक वगैरह से कर दिया और अब ये दूसरा निकाह गैर कुफ़ से करेगा तो सही ना होगा। यूँ ही अगर नशा की हालत में गैर कुफ़ से या महर मिसल में ज़्यादा कमी के साथ निकाह किया तो सही नहीं हुआ। और अगर बाप दादा या बेटे के सिवा किसी और ने किया और गैर कुफ़ या महर मिसल में ज़्यादा कमी बेशी के साथ हुआ तो मुतलकन सही नहीं है। अगर कुफ़ से महर मिसल के साथ किया है तो सही है, मगर बालिग होने के बाद और मजनून को इफाका के बाद और मातू को आकिल होने के बाद फसक का इख्तियार होगा अगर ये खलवत बल्कि वती हो चुकी हो। यानी अगर निकाह होना पहले से मालूम है तो बिक्र यानी कंवारी बालिग होते ही फ़ौरन, और अगर मालूम ना था तो जिस वक़्त मालूम हो उसी वक़्त फ़ौरन फसक कर सकती है। अगर कुछ भी वक्फ़ा हुआ तो इख्तियार फसक हो जाता रहा। ये ना होगा कि आखिर मजलिस तक इख्तियार बाकी रहे, मगर निकाह फसक उस वक़्त होगा जब काजी फसक का हुक्म भी दे दे। लिहाजा इसी असना में कबल हुक्म काजी अगर एक का इंतकाल हो गया तो दूसरा वारिस होगा और पूरा पूरा महर लाजिम होगा। मसला नंबर 47 है, इसी से मिलता जुलता, औरत को ख़ियार बलूग हासिल था, जिस वक़्त बालिग हुई उसी वक़्त उसे ये ख़बर भी मिली कि फ़लाँ जायदाद फ़रोख्त हुई जिसका शुफ़ा ये कर सकती है। ऐसी हालत में अगर शुफ़ा करना ज़ाहिर करती है तो ख़ियार बलूग जाता है
और अपने नफ्स को इख्तियार करती है तो शुफा जाता है, और चाहती है कि ये दोनों हासिल हों, लिहाजा इसका तरीका ये कहे मैं दोनों हक तलब करती हूँ। अब ये शुफा का हक क्या होता है कि साथ वाले की ज़मीन बिक रही है, चूँकि ये उसका नेबर है तो इसका ज़्यादा हक है, हक शुफा इसको है कि मैं ख़रीदूँगा, ये किसी और को नहीं बेच सकता। और ख्याल बलूग, अगर बाप दादा के अलावा किसी वली ने नाबालिगा बच्ची का निकाह किसी से कर दिया तो उसको ख्याल बलूग होता है। ख्याल बलूग क्या है कि जो ही वो बालिगा हुई, यानी कि हैज़ उसका पहली दफ़ा शुरू हुआ, वो चाहे तो उस निकाह को तोड़ सकती है। तो ये मसले देखें, पहले की किताबों में ये मतलब बहुत सराहत वजाहत क्या कि होते थे निकाह, नाबालिगा बच्चियों के निकाह होते थे, मगर अब क्या है, होते ही नहीं हैं। इसलिए हमें अजीब लगेंगे मसले, पढ़ेंगे ना, सारे पढ़ लें आप, थोड़ा जहन कबूल भी नहीं करेगा, थोड़े मसाइल जहन में आएंगे। मसला क्या है कि ये रवाज नहीं हमारे यहाँ अभी, चूँकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वजह कि नाबालिगा बच्ची का निकाह करना कोई वाजिब तो है नहीं, तो ये मसला छूटा हुआ तो छोड़े रखें, इसको दोबारा स्टार्ट करने की हाजत नहीं है। नीज़ ये भी मसला है कि अब मुल्कों में कवानीन बन गए हैं, अंडर एज मैरिज वैसे ही इलीगल है, तो ऐसा रिस्क कभी भी ना लें। तो ये वली का बयान है, यहाँ तक ही काफ़ी है। कुफ़व का बयान है इसके बाद। मसला नंबर 1 है, बल्कि उससे पहले है, कुफ़व के ये मानी है कि मर्द औरत से नस्ब वगैरह में इतना कम ना हो कि उससे निकाह औरत की औलिया के लिए बायसे नंगो आर, नंगो आर का मतलब लिखा है बेइज्जती और रुसवाई का सबब हो। कफ़ाअत हसब नसब में हम पल्ला होना सिर्फ मर्द की जानिब से मोतबर है, औरत अगरचे कम दर्जा की हो उसका एतबार नहीं। अच्छा, वली के बाद कुफ़व का बयान हो रहा है। ये मिलता जुलता इसलिए है कि ये कुफ़व का मसला तब बनता है कि जब वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो जाए। बाप दादा के सिवा किसी और वली ने नाबालिग लड़के का निकाह गैर कुफ़व से कर दिया तो निकाह सही नहीं, और बालिग अपना खुद निकाह करना चाहे तो गैर कुफ़व औरत से कर सकता है, मर्द तो कर सकता है कि औरत की जानिब से सूरत में कफ़ात मोतबर नहीं हो। नाबालिग में दोनों तरफ से कफ़ात का एतबार है। कफ़ात में 6 चीज़ों का एतबार है: नसब, इस्लाम, हरफा, हरफा कहते हैं उसका पेशा वगैरह, हुर्रियत यानी कि आज़ाद है या ग़ुलाम, दियानत नेक नामी उसकी, माल। कुरैश में जितने ख़ानदान हैं वे सब बाहम कुफ़व हैं, यहाँ तक कि करशी गैर हाशमी हाशमी का कुफ़व है और कोई गैर करशी कुरैश का कुफ़व नहीं। कुरैश के अलावा अरब के तमाम कौमें एक दूसरे के कुफ़व हैं। अंसार और महाजरीन सब इसमें बराबर हैं। अजमी और नस्ल अरबी का कुफ़व नहीं, मगर आलम दीन की इसकी शराफत नस्ब की शराफत पर फोकियत रखती है। जो खुद मुसलमान हुआ यानी उसके बाप दादा मुसलमान ना थे, वो इसका कुफ़व नहीं। जिसका बाप मुसलमान हो और जिसका सिर्फ बाप मुसलमान हो उसका कुफ़व नहीं, जिसका दादा भी मुसलमान हो और बाप दादा और पुश्त से इस्लाम हो। तो अब दूसरी तरफ अगरचे ज़्यादा पुश्तों से इस्लाम हो कुफ़व हैं, मगर बाप दादा के इस्लाम का एतबार गैर अरब में है। अरबी के लिए ख़ुद मुसलमान हुआ या बाप दादा से इस्लाम चला आता हो, सब बराबर है। मसला नंबर 5 है, ग़ुलाम हुर्रा का कुफ़व नहीं, यानी कि जो आज़ाद औरत है उसका कुफ़व एक ग़ुलाम नहीं हो सकता। माल में कफ़ात का मसला लिखा है नंबर 8 में, बल्कि इससे पहले 7 भी पढ़ लेते हैं, ये दियानत वाला मसला है। फासिक शख्स मुत्तकी की लड़की का कुफ़व नहीं, अगरचे वो लड़की खुद मुत्तकिया ना हो।
यानी एक शरीफ ख़ानदान की, एक आलिम दीन की बेटी है मिसाल के तौर पे, वो किसी चरसी बंगी से कर ले निकाह, तो ज़ाहिर है ये कुफ्र नहीं है। इसके आगे वो मिसाल दी है, और ज़ाहिर के फ़िस्क एतकादी फ़िस्क अमली से बदरजा बदतर है। यानी कि एक शख्स का अमल ख़राब है, चरसी बंगी है, और एक का अकीदा ही ख़राब हो तो फिर तो और भी मसला है। लिहाजा सुन्नी औरत का कुफर वो बदमज़हब नहीं हो सकता जिसकी बदमज़हबी हद कुफर को ना पहुँची हो, और जो बदमज़हब ऐसे हैं कि उनकी बदमज़हबी हद कुफर को पहुँची हो, उससे तो निकाह हो ही नहीं सकता कि वो मुसलमान ही नहीं, कुफर होना तो बड़ी बात है। जैसे रवाफिज़ वहाबिया ज़माना के इनके अकायद व अक़वाल का बयान हिसाब में हो चुका। माल में कफ़ात की जमानी है कि मर्द के पास इतना माल हो कि महर मुअज्जल और नफ़का देने पर कादिर हो, अगर पेशा ना करता हो तो 1 माह का नफ़का देने पर कादिर हो, वरना रोज़ की मजदूरी इतनी ही हो कि औरत के रोज़ के ज़रूरी मसारफ रोज़ दे सके, इसकी ज़रूरत नहीं कि माल में ये उसके बराबर हो। मसला नंबर 14 है, जिन लोगों के पेशे जलील समझे जाते हों वो अच्छे पेशे वालों के कुफ़व नहीं। मसलन जूता बनाने वाले, चमड़ा पकाने वाले, साइस में लिखा है घोड़ों की देखभाल करने वाले, चरवाहे ये उनके कुफ़व नहीं जो कपड़ा बेचते, इतर फरोशी करते, तिजारत करते हैं। और अगर ख़ुद जूता ना बनाता हो बल्कि कारखाना है कि उसके जहाँ लोग नौकर हैं ये काम करते हैं, या दुकानदार है कि बने हुए जूते लेता और बेचता है, तो ताजिर वगैरह का कुफ़व है। यूं ही और कामों में नाजायज़ महकमों की नौकरी करने वाले, या वो नौकरियां जिनमें ज़ालिमों का इत्तिबा करना होता है, अगरचे ये सब पेशों से रजील यानी घटिया पेशे हैं। और उलमा मुतकद्दिमीन ने इस बारे में यही फतवा दिया था कि अगरचे ये कितने ही मालदार हों, ताजिर वगैरह के कुफ़व नहीं। तो ये कुफ़व का मसला मतलब बहुत अहम है। मसला नंबर 23 है, अगर गैर कुफ़व से औरत ने खुद या उसके वली ने निकाह कर दिया मगर उसका गैर कुफ़व होना मालूम ना था और कुफ़व होना उसने ज़ाहिर भी ना किया था, तो फसक का इख्तियार नहीं, पहली सूरत में औरत को नहीं, दूसरी में किसी को नहीं। औरत मजहूलतुन नसब से किसी गैर शरीफ ने निकाह किया, बाद में किसी करशी ने दावा किया कि ये मेरी लड़की है और काजी ने उसकी बेटी होने का हुक्म दे दिया, तो उस शख्स को निकाह फसक करने का इख्तियार है। अच्छा, ये मसला ना ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है, लड़कियों के लिए है, बच्चियों के लिए है कि देखें ये कुफ़र के कितने मसाइल हैं। ख़ुद से अगर निकाह करेगी तो कई सूरतों में निकाह होगा ही नहीं, लिहाजा कभी भी घर से ऐसा कदम नहीं उठाना कि जो एक हलाल काम के लिए कोशिश कर रहे हैं वो हलाल भी नहीं हुआ और उल्टा माँ बाप की और ख़ानदान की बेइज्जती हुई। तो जब भी निकाह करना है माँ बाप को राज़ी करके करना है, और माँ बाप से भी दरख्वास्त है कि आप वली हैं, सरपरस्त हैं, तो हकीकी मानों में वली बन जाएं औलाद के, मतलब लुग़वी माना में दोस्त बन जाएं। ऐसा माहौल ही ना बनाएं घर में, ऐसी टेंस सिचुएशन ही ना पैदा करें। वे लड़की किसी को चाहती है, उससे निकाह करना चाहती है, तो माँ बाप क्या ज़ोर ज़बरदस्ती करें, बल्कि बाखुशी बरज़ा और रग़बत जहाँ बेटी कहती है वहाँ निकाह कर दें। इसी में दीन और दुनिया की इज़्ज़त है, नहीं तो मसाइल बहुत बनते हैं, बहुत मसाइल बनते हैं। निकाह की वकालत का बयान है। निकाह की वकालत में गवाह शर्त नहीं, बग़ैर गवाहों के वकील किया और उसने निकाह पढ़ा दिया हो गया। गवाह की यूँ ज़रूरत है कि अगर इनकार कर दिया कि मैंने तुझको वकील नहीं बनाया था, तो अब वकालत साबित करने के लिए गवाहों की हाजत है। यानी कि आम तौर पे लड़की से इजाज़त ली जाती है ना उस कि आपका निकाह मतलब पढ़ा दिया जाए फ़लाँ बिन फ़लाँ के साथ, तो ये जो इजाज़त ली जा रही होती है ना, ये वकालत है असल में। तो जब लड़की से इजाज़त ले रहे हैं उस वक़्त गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है, मगर हमारे निकाह नामे में इसकी भी शर्त है
पाकिस्तानी निकाहनामा में, और उस वक़्त भी 2 गवाह होते हैं। लड़की से जब इजाज़त ली जाती है कि ज़रूरत पड़ सकती है ना गवाहों की, और जब लड़के के पास निकाह हो रहा होता है उस वक़्त भी 2 गवाह होते हैं, बल्कि 2 अलग अलग गवाह होते हैं। औरत ने किसी को वकील बनाया कि तू जिससे चाहे मेरा निकाह कर दे, तो वकील ख़ुद अपने निकाह में उसे नहीं ला सकता। यूं ही मर्द ने औरत को वकील बनाया तो वो औरत अपना निकाह उससे नहीं कर सकती। अब ये ना इसमें अल्फाज बदल बदल के काफ़ी छोटे छोटे मसाइल हैं। तो सिंपल यही है कि जिस तरह अपना निकाह खुद डायरेक्ट किया जा सकता है, मसलन एक मर्द एक औरत को कहता है मैं आपसे बाइवज हक महर इतने के रूबरू इन गवाहों के निकाह करता हूँ कि आपने कबूल किया, वो कहती कबूल किया। ये होता है डायरेक्ट निकाह। ये हमारे यहाँ रवाज नहीं है। रवाज क्या है कि आलिम या इमाम उसके ज़रिया से निकाह होता है। और ज़रिया कैसे बनाते हैं? लड़की के पास जाते हैं, इजाज़त लेते हैं, वकील बनकर आते हैं और क्या कहते हैं, मैंने अपनी मुवक्किला फलाना बिनते फ़लाँ बिन फ़लाँ को बावजह के महर इतने के रूबरू इन गवाहों के आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। लड़का के दूल्हा जो भी है वो कहता है मैंने कबूल किया। तो ये तरीका होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए ये वकील की ज़रूरत पड़ती है, और वकील की वकालत के हवाले से यहाँ पर ये मतलब बहुत सारे मसाइल हैं छोटे छोटे। जितने मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ ना, इतने को काफ़ी आप समझ सकते हैं। ठीक है, मज़ीद तफसीलात में पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, और जो लिखा हुआ है उसको सारे को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। और ये मसाइल अगर आपको समझ में ना आए, बाज़ मसाइल होते हैं नहीं समझ में आते, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये मसाइल जब पैदा होते हैं तो फिर मकामी सुन्नी हनफी बरेलवी मुफ्तियान कराम से रुजू किया जाता है तो वो हल कर देते हैं। मसला नंबर 22 है, 5 सूरतों में एक शख्स का ईजाब कायम मकाम कबूल के भी होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। यानी कि आमतौर पे क्या होता है, वो वकील कहता है कि मैंने अपनी मुवक्किला को आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? कहते कबूल किया। यानी एक तरफ से ईजाब हो रहा है और दूसरी तरफ से कबूल हो रहा है। अब ये 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें ईजाब व कबूल एक ही बंदा कर सकता है। नंबर 1 है दोनों का वली हो। मसलन ये कहे मैंने अपने बेटे का निकाह अपनी भतीजी से कर दिया, या पोते का निकाह पोती से कर दिया। गालिबन सैयदी आला हज़रत रहमान ने भी अपने पोते और पोती का निकाह पढ़ाया था। नंबर 2, दोनों का वकील हो। मसलन मैंने अपने मुवक्किल का निकाह अपनी मुवक्किला से कर दिया, और इस सूरत में हो सकता है कि जो 2 गवाह मर्द के वकील करने के हों वही औरत के वकील बनाने के हों, और वही निकाह के भी गवाह हों। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है। ये यूके में, मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, दुनिया कितनी एडवांस हो गई है ना। मुझे ये सवाल आया था मेरे करीबी एक शहर से, सवाल आया कि भी इमाम साहब हमने निकाह किया है, कैसे किया है? औरत की तरफ से सवाल आया था। भी लड़का मेरे पास था, मैंने ऑनलाइन निकाह सर्विस वालों को कॉल की, उन्होंने 2 गवाहों की मौजूदगी में हमारा निकाह पढ़ा दिया। मैंने उनकी फ़ीस उनको पेमेंट कर दी, और फीस भी ठीक ठाक थी ना, मतलब पाकिस्तान के कोई 70-80 हज़ार रुपया। तो वो 200-250 पाउंड थी, फ़ीस अदा कर दी। तो मैंने उनको कहा मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो हमारा इस तरह निकाह हुआ था। तो क्या मतलब फिर हमें उन्होंने वो 1 घंटे में मतलब बता दिया कि आपका निकाह भी हो गया है। तो फिर हमने मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ भी कायम किया। तो क्या हमारा ये सही हो गया है? अब देखिए, आप आलिम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, इन चीज़ों का पता होना चाहिए ना कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। टेक्निकली ये देखिए, बहार शरीयत में जो मसला है ना, मसला नंबर 2, यहाँ वो सिचुएशन बिल्कुल फिट आती है
एक और सिचुएशन आपको अर्ज कर देता हूँ कि मिसाल है, लड़का एक मुल्क में है, लड़की दूसरे मुल्क में है और निकाह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पीर साहब हमारा निकाह पढ़ाएं, और दोनों के पीर साहब भी एक ही हैं। लड़के ने भी पीर साहब को वकील बना दिया, लड़की ने भी पीर साहब को वकील बना दिया, और पीर साहिब ने दो गवाहों के सामने ये कह दिया, कम से कम दो गवाहों के सामने, कि मैंने अपने मुअक्किल फलां बिन फलां बिन फलां को बाइवज हक में रितने के रूबरू इन गवाहों के अपनी मुअक्किला फलाना बिनते फलां बिन फलां के निकाह में दिया। चलो जी, हिजाब कबूल हो गया। है ना इंटरेस्टिंग मसला। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है, जबकि दीगर शराइत निकाह पाई जाती हों। नंबर 3 है, एक तरफ से असील दूसरी तरफ से वकील। असील से मतलब असल बंदा। औरत ने उसे वकील बनाया कि मेरा निकाह तू अपने साथ कर ले। उसने कहा मैंने अपनी मुवक्किला का निकाह अपने साथ किया। इत्थे रख। ये देखिए मसला, मतलब ये देखिए कि ये होता ना, आमतौर पे क्या होता है, वे इमाम साहब जाते हैं औरत के पास, ठीक है, और वकील बन के आते हैं। अब जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है जनाब, मोबाइल लेकर बैठा है दूल्हा, बराती सामने बैठे हुए हैं, महफिल सजी हुई है, सारी इजाज़त वाजत सारा कुछ मौजूद है, वो भी तैयार होकर घर वालों के साथ बैठी हुई है। उसने जनाब डायरेक्ट दूल्हा को कॉल कर दी, मिसाल है, कॉल कर दी भी मेरा निकाह आप अपने साथ पढ़ा लें, कर दें, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। उसको कॉल आई है या उसको टेक्स्ट मैसेज आया है या लड़की ने पैगाम भेज दिया अपने वालिद या भाई के ज़रिया से, और दूल्हा साहब भी मतलब समझदार है, इतना तो समझते हैं कि निकाह कैसे करना है। दूल्हा साहब ने जनाब सब के सामने, यानी कि कम से कम दो गवाह तो हों, दो गवाहों के सामने यूँ कहा, मैंने अपनी मुअक्किला फलाना बिनते फलां बिन फलां के साथ बाइवज हक में रितने के रूबरू इन गवाहों के निकाह किया। चलो जी, झगड़ा ख़त्म, बस हो गया, पूरा निकाह हो गया बिल्कुल 100%। नंबर 4, एक तरफ से असील हो दूसरी तरफ से वली। मसलन चचाजाद बहन नाबालिगा से अपना निकाह करे और उस लड़की का यही वली अकरब भी हो, और अगर बालिगा हो और बग़ैर इजाज़त उससे निकाह किया तो अगरचे जायज़ कर दे, निकाह बातिल है। नंबर 5, एक तरफ से वली हो दूसरी तरफ से वकील। मसलन अपनी लड़की का निकाह अपने मुअक्किल से करे, लड़की के वालिद को लड़के ने वकील बना दिया भी मेरा निकाह अपनी बेटी से कर दें, तो इस तरह भी निकाह ज़रा हो सकता है। और अगर एक शख्स दोनों तरफ से फजूली हो या एक दो तरफ से फजूली हो, दूसरी तरफ से वकील या एक तरफ से फजूली हो, दूसरी तरफ से वली या एक तरफ से फजूली हो दूसरी तरफ से असील, तो इन 4 सूरतों में जब कबूल दोनों नहीं कर सकता कि अगर किया तो निकाह ना हुआ। अच्छा, फजूली किसे कहते हैं? फजूली जैसे हम कहते हैं ना खा मखा, ठीक है, भी एक बंदे को इजाज़त ही नहीं दी लड़की ने या लड़के ने इजाज़त नहीं दी। इसकी एक सिचुएशन में अर्ज कर देता हूँ आपको भी, जैद है और जैनब है, ठीक है, जैद ने वकील नहीं बनाया किसी को, बकर है मिसाल के तौर पे, बकर खुद ब खुद बस जैनब के पास चला गया, जैनब को कहता है गवाहों की मतलब मौजूदगी में, मैंने जैद का निकाह आपके साथ बाइवज हक में इतने इतने रूबरू इन गवाहों के किया, कि आपने कबूल किया? जैनब ने कहा मैंने कबूल किया।
अब बकर ने खबर दी ज़ैद को कि मैंने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया है। तो ज़ैद ने कहा मुझे भी कबूल है। तो ये निकाह जो बकर ने पढ़ाया था ना, जो किया था, ये फजूली था। इसे निकाह फजूली कहते हैं कि अगर ज़ैद कहता नहीं नहीं मुझे नहीं कबूल है तो निकाह नहीं हुआ, अगर कह दिया मैंने कबूल किया तो हो गया। आज के लेसन को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ कि अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।